वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. मोदी सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया। कल शपथ हुई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहला आदेश जारी किया किसान निधि से संबंधित, और आज जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं 5 बजे, इसी समय कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली निरंतरता में यह जो तीसरी सरकार है, इसने अपना कामकाज आरंभ कर दिया। आज प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी संबोधित किया, और वहां भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा। मंत्रियों के विभाग बंटना बाकी है, और उसके बाद पूरी तरह से सरकार फंक्शनल हो जाएगी मंत्रियों के विभाग बढ़ते ही। लेकिन इस सरकार में जो गणितीय पक्ष है, मैथमेटिकल वो जो एस्पेक्ट है सरकार का, वो इस सरकार को मोदी जी की पिछली 2 सरकारों से थोड़ा भिन्न बनाता है, थोड़ा पृथक बनाता है। यह सरकार 30-32 सीटों की न्यूनता के कारण केवल भाजपा की सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है, और उसमें भी विशेष रूप से चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी और नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड, इन 2 बड़े क्षेत्रीय दलों के साथ इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बेहतर और समग्र समन्वय में रहना होगा। अब यहीं एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले, उसके जो समर्थक हैं देश भर में, जो उसका जनाधार है, उनका मन, उनका चिंतन, उनकी सोच, उनकी अपेक्षा, उनकी आकांक्षा एक तरफ, और गठबंधन की सकरी सी गली दूसरी तरफ। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। 14 में जिस कारण से वोट मिला, 19 में जिस कारण से वोट मिला, वो जो मूल तत्व है, जो भाजपा के या नरेंद्र या कहिए मोदी के समर्थकों के लिए जो प्राण तत्व है, मूल तत्व है, वो इस सरकार में कैसे और कितना प्रभावशाली रह पाएगा, ये सवाल है, जेन्युइन सवाल है कि फिर वो मूल प्राण तत्व कितना रह पाएगा। ये मूल प्राण तत्व क्या है? ये वही है जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन में कहा, या उसके चाहने वाले, उसके समर्थक समय समय पर जिसकी मांग करते रहते हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे काशी मथुरा का विषय हो, चाहे जनसंख्या नीति हो, चाहे वक्फ के कानून में बदलाव की बात हो, एक देश एक चुनाव का मसला हो। ऐसे तमाम विषय हैं जो भाजपा के समर्थकों का प्राण तत्व है, और दूसरी तरफ गठबंधन की नाजुक मिजाजी भी है। इसके बीच में से रास्ता निकालने की जो चुनौती है, वही नरेंद्र मोदी के कौशल की परीक्षा है। रास्ता इसी के बीच से निकलेगा। भाजपा समर्थकों को भी पूरी तरह निराश नहीं कर सकती, और भाजपा घटक दलों के को भी नाराज नहीं करना चाहेगी। उनके बीच में एक संतुलन बनाना है। मुझे लगता है किसी भी गठबंधन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है।
और इस सरकार में ये बात इसलिए ज्यादा मैं कह रहा हूं, कांग्रेस अगर मान लीजिए ऐसी गठबंधन की सरकार बनाती तो उसका ऐसा कोई एग्रेसिव मुद्दा नहीं है कि जिसके कारण उसकी पहचान हो। लेकिन भाजपा का राष्ट्रवाद, और खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 से अब तक भाजपा का राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है भाजपा के लिए, जो उसकी पहचान है, यूएसपी है। उसको डाइल्यूट करके भाजपा को फिर नुकसान है। और यह भी ठीक है कि सहयोगी भी साथ रहे, सरकार के लिए वही सुरक्षित रास्ता है। तो इस सब में कैसे रास्ता निकलेगा और कितना रास्ता निकलेगा, ये एक बड़ा विषय है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरे परिदृश्य पर। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 9 जून की शाम इसी शपथ के साथ नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। 71 सदस्यों वाली मंत्री परिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए। ये बहुत ऐतिहासिक है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे काल खंड में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। देश के ऐतिहासिक जो फैसले हैं वो और तेज होंगे। भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनेगा, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा। और एक कर्मयोगी के रूप में जो 10 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है, उसको पूरे देश ने देखा है। देश उसी गति से आगे बढ़ेगा। गुजरात से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 24 सालों में ये पहला मौका है जब पीएम मोदी को गठबंधन वाली गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो ऐसे में इस तीसरी सरकार को लेकर कई तरह के तर्क और सवाल सियासी गलियारों में शोर कर रहे हैं। क्या पहले 2 कार्यकाल की तरह वो फैसले कर पाएंगे? यूसीसी, एनआरसी, काशी मथुरा सरीखे मुद्दों पर पहले जैसा रुख अपना पाएंगे? क्या नीतीश और नायडू के मंत्रियों को भी फ्री हैंड दे पाएंगे? मुस्लिम आरक्षण कारण नई सरकार का समीकरण तो नहीं बिगाड़ देगा? निभाएंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। जो देश की उम्मीद है उस पे सरकार खड़ी उतरने की काम करेगी। ये ताकत और विजन है देश के लिए। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हटाकर दिखा दिया। राम मंदिर को बनाने की बात कही, बन गया। इस तरह के अनेक काम इस प्रकार के हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है, जो संकल्प लिया है, जो कहा है, वो पूरा करें। वहीं रविवार को रायसीना हिल्स पर सजे मोदी के इस महाकुंभ में यूपी का जलवा जलाल रहा। यूपी से करीब 10 चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, जो कि दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार और मोदी सरकार की चुनौती कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस चुनाव में सांसद बनने से करीब 8 सीटें खाली हुई है। इन 8 सीटों पर 6 महीने के भीतर ही उपचुनाव होगा। वहीं लोकसभा में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न करने वाली बीजेपी के सामने ये उपचुनाव बड़ी चुनौती होंगे। वहीं यूपी में जीत से गदगद विपक्ष का जोश अभी भी हाई है। पहली बात तो ये मोदी 3rd नहीं है, ये NDA 3 है। अब मोदी जी हर चीज में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये NDA 3 है।
और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो जरा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या NDA 3 कहेंगे। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहरहाल वैसे तो तीसरी पारी के पहले ही दिन पीएम मोदी ने अपने तेवर दिखा दिए। कार्यकाल के पहले ही दिन किसान सम्मान निधि की किश्त जारी कर इरादे जता दिए। हालांकि अधूरे रह गए मुद्दों और नए मिशन को लेकर गठबंधन वाली सरकार पर सवाल यही है कि क्या इस सरकार में मोदी का किरदार कसौटी पर होगा? नई सरकार में कितनी चुनौतियां होंगी? अच्छा, नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं जिसके बारे में जनधारणा हो कि शायद ऐसा ना हो पाए, ऐसा ना कर पाए। एक तो उनके 10 साल का कार्यकाल देखिए। दूसरा मैं एक उदाहरण करता हूं कि जब मोदी जी पहली बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो गुजरात में बहुत विचित्र स्थितियां थी भूकंप की के बाद की, और उससे पहले नरेंद्र मोदी किसी प्रशासनिक पद पर नहीं रहे थे ना, कभी चुनाव नहीं लड़े थे। लोगों ने कहा कि इनको तो प्रशासन का अनुभव नहीं। मोदी ने ऐसी सरकार चलाई गुजरात में कि भाजपा की ध्वज पताका आकाश तक पहुंचा दी, गुजरात में अजय दुर्ग बना दिया। तो वैसे जब लोग ये करें कि नरेंद्र मोदी को इस बात का वो नहीं है कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है, तो मेरे दिमाग में आया कि नरेंद्र मोदी जी के पास तो उसका भी अनुभव नहीं था कि स्टेट में सरकार कैसे चलाई जाती है। लेकिन गुजरात के अब तक के वो सार्वकालिक सबसे लोकप्रिय और सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन हम बहस में चले, मेहमानों से परिचय कराएं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, कुछ विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come my love, please don't say no baby, come my love। वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों साहब का परिचय करा दे। अरविंद जयतिलक जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी का स्वागत है। आलोक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक जी का स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपिश जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, सरकार बन गई और सरकार ने काम भी शुरू कर दिया। जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी चल रही है। अब इस सरकार के, चूंकि इसका कंपोजिशन 2014 और 19 की सरकार से थोड़ा सा अलहदा है, इसके सामने क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? अमिताभ जी, देखिए, कभी कभी चुनौती ही ताकत बन जाती है। मैं इसको 2 अर्थों में रेखांकित करूंगा। जो 2 लोग समर्थन दे रहे हैं, एक टीडीपी, दूसरी जेडीयू। मुझे याद है जब आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव का घोषणा हुआ, उससे पहले वहां के वित्त मंत्री राजेंद्र नाथ रेड्डी जो अंतरिम बजट पारित किए 2,86,000 करोड़ का, उस समय लगभग 13 लाख करोड़ का जो है कर्ज जो है उस पर रहा आंध्र प्रदेश सरकार पर,
और लगभग 7 लाख करोड़ की देनदारी, यानी एक व्यक्ति पर 2 लाख का कर्ज। आज की तारीख में वहां के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इंद्र की राजधानी अमरावती की तरह आंध्र प्रदेश की राजधानी को बसाना है। आज की तारीख में वो अच्छी तरह से चंद्रबाबू नायडू जी जानते हैं कि मौजूदा जो सरकार है, जितना बेहतरीन ढंग से स्पेशल पैकेज उनको मिल सकता है, उतना शायद इंडिया गठबंधन में होते तो नहीं मिलते, क्योंकि वहां पे सहयोगी दलों का झुंड होता। तो वो निश्चिंत है। इसीलिए आपने देखा कि मंत्रालय के बंटवारे में बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं किए। सिर्फ 2, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक जो है स्टेट, यानी उसी पर संतुष्ट हो गए। यानी उन्हें अपने आंध्र प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उनके तरफ से चुनौती मिलनी नगण्य है। अब आते हैं बिहार के जेडीयू पर। देखिए, जेडीयू के लिए लोकसभा चुनाव जो था लिटमस टेस्ट था। यह मान करके चला जा रहा था कि अगर इसमें परिणाम बेहतर नहीं आता नीतीश कुमार के लिए, तो विधानसभा चुनाव से पहले वो पाला फिर बदल सकते थे। लेकिन इस लिटमस टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गए हैं, गदगद हुए हैं, और उनके तरफ से चुनौती मिलने नहीं जा रही है। यानी उनके सामने भी जो 3.25 लाख करोड़ का बजट है, बेहतर राज्य बिहार को बनाना है, और जो है 24 के इलेक्शन को, जो 25 के इलेक्शन को जो है पार भी करना। ठीक है अरविंद जी, ठीक। आपके मुताबिक दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, नीतीश बाबू भी और चंद्रबाबू नायडू भी। मुझे एक चीज और भी समझ में आती है, वो ये राजनीति में सबसे प्रमुख होता है, हालांकि जो लोग राजनीतिक लोग हैं जिनके पास मैं जाऊँ वो इस बात का टीवी पे खंडन करेंगे, लेकिन मैं तो फिर भी अपने ढंग का आदमी हूं। राजनीति में सबसे बड़ा होता है कि मेरा व्यक्तिगत लाभ और रुतबा क्या रहेगा। अगर इंडिया गठबंधन एक क्षण के लिए मान लें कि ये बाबू और नीतीश जी इंडिया गठबंधन की तरफ होते, तो इनकी कुर्सी कैसे कहाँ लगती? राहुल गांधी, खड़गे जी, अगर प्रियंका जी हैं वहां तो प्रियंका जी, उसके बाद अखिलेश यादव, फिर ममता जी, फिर स्टालिन, उसके बाद चंद्रबाबू की कुर्सी लगती, और चंद्रबाबू के भी बाद लगती नीतीश कुमार की भी। तो भीड़ में गुम हो जाने का भी खतरा था। ये भी एक एडवांटेज है जो मुझे लग रहा है सरकार के साथ है। कपिश जी, अच्छा देखिए कपिश जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का खेल होता है ना, वैसे ही संस्थाओं के भी होता, पार्टियों के, वैसा मुझे लगता है। समाजवादी पार्टी ने जब 35 सीटें जीती मुलायम सिंह जी के समय में तब, और आज उसने अपने उसी सर्वोच्च की रिकॉर्ड को तोड़ा, 37 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में 37 सीट का नंबर किसी भी रीजनल पार्टी के लिए बहुत बड़ा नंबर है स्वाभाविक तौर पर। लेकिन तब भी और इस बार भी सत्ता की स्थिति नहीं बनी। नहीं कपिश जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी सदैव अपने विचारधारा के अगेंस्ट नहीं जा सकती। समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें जीती हैं उत्तर प्रदेश में कि अगर बिहार की जो जनता दल यू है या टीडीपी है या एलजेपीआर की 5 सीटें हैं, 2 हमारे रालोद की सीट है, एक अपना दल की सीट है, ये सब मिला दिया जाए तो उतनी सीटें उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की झोली में दी। और हमें इस बात के कहने में कोई कोताही नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता की समाजवादी पार्टी अपनी जनता को ही पूजती और उसी की नीति और नीयत के लिए लड़ती। आप एक बात समझें कि अगर हम स्वार्थी दल होते तो हम तो उधर ही चले जाते जिधर बन रही होती सत्ता। वो तो सबसे आसान काम है। जो लोग विरोध करते थे वो तो रंग 2 मिनट में ही बदले हैं साहब। लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं कि संविधान ने और हमारे देश के लोकतंत्र ने एनडीए को अंक दिया था
उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई समाजवादी पार्टी की तरफ से। जनता ने जो काम और जो जिम्मेदारी हमें दी है वो निरंतरता से हम निभाएंगे और समय समय पर जो जनता के हित में होगा उन फैसलों पे हम सकारात्मक रूप से सत्ता का साथ देंगे और उन्हें आईना भी दिखाएंगे, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी चीज है, हम समझते हैं कि 100 दिन का जो भी चार्ट इन्होंने मेंटेन किया उसमें सबसे पहला काम इनको करना चाहिए कि किसानों की एमएसपी की गारंटी कर दें। सबसे पहला काम। दूसरा काम इनको करना है कि ये बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, सरकारी नौकरियां कैसे देंगे, कैसे डिसइन्वेस्टमेंट को रोकेंगे, कैसे आरक्षण को मजबूत करेंगे, कैसे जातीय जनगणना कराएंगे, ताकि आगे के आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तक हम नारी बंधन अधिनियम को अमली जामा पहना सके, क्योंकि अभी तो हाथ में लड्डू रख करके दोनों हाथ में हथकड़ी डाल दी गई। और समाजवादी पार्टी 100 दिन के अंदर ये भी चाहती है कि मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और आज एनडीए की पहली बार सरकार चल रही है, तो कम से कम महंगाई जो है वो डबल डिजिट से नीचे हो जाए। ठीक है, और 14 के बाबू, स्तर पर आ जाए। विपक्ष की विशलिस्ट स्वाभाविक है, लंबी होगी, लेकिन ये भी सच है कि जो कॉम्पोजिशन जीता है वो एजेंडा अपना तय करेगा कि उसको पहले क्या करना है, दूसरे स्टेप पर क्या करना है, तीसरे प्राथमिकता पर करना है। और हर पार्टी में, हर सरकार में ऐसा ही होता है। रोहित अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी साथ रही, आपकी पार्टी अपने तो सीट जीत गई, लेकिन पश्चिम में वैसा करंट नहीं दिखा या वैसा लाभ नहीं दिखा जिसके कारण अलायंस हुआ कि भाई चलो जयंत भी आ जाएंगे तो मामला एकदम फिर क्लीन स्वीप टाइप का हो जाएगा। लेकिन जहां जहां गाड़ी फंसनी थी वहां फंसी। अमिताभ जी देखिए, ऐसा है, विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो एनडीए की सरकार है वो मोदी जी के बैसाखी के रूप में चलेगी और जो सहयोगी दल हैं वो बैसाखी हैं और मोदी जी बैसाखी के ऊपर हैं। देश के जो सबसे बड़ा विपक्ष है आज कांग्रेस, उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बैसाखी के तहत कमल को उन्होंने प्रेडिक्ट भी करते हुए लगाया है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब घर का परिवार के जो बड़े होते हैं जब वो कमजोर होने लगते हैं तो जो परिवार होता है वो उनका सहारा बनता है या उनका बैसाखी बनती है। खैर ये संस्कार की बात हम विपक्ष कर भी नहीं सकते, इनके अंदर तो कितने संस्कार हैं वो सब हम जानते ही हैं, मंचों पे देखा है हमने इनके संस्कार, तो इसलिए संस्कारों की बात करना ही इनसे बेकार है। खैर चलिए, एक ये बात हो गई। दूसरा नैरेटिव विपक्ष सेट करने की कोशिश कर रहा है कि आज एक दिन नहीं हुआ शपथ लिए हुए गवर्नमेंट को और अपनी विश लिस्ट दे रहा है। जनता ने तो आपको नकार दिया। अरे भाई, आप 37 सीट लेके आए, आप 37 सीट से ज्यादा लेके आए, उससे फर्क क्या पड़ता है? आप और आपका सहयोगी मिलके 43 सीट लेके आए, भैया बैठोगे तो विपक्ष पे ही ना। जनता ने तो आपको विपक्ष में बैठने लायक छोड़ा है। अगर मैं आपको याद दिला दूं 2019 का इलेक्शन, तो एक पार्टी हुआ करती थी साउथ की AIADMK, जो कि 38 सीट 39 में से जीत के आई थी तमिलनाडु के अंदर। और इस बार उसका हश्र क्या हुआ 2024 में? 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 38 सीट जीत के आई थी, 2024 में 0 पे आई है। तो ये जो अति उत्साह में विपक्ष है, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि आप भले ही सीट जीत के आए हों, परंतु मैंडेट एनडीए की तरफ है और एनडीए ही चुनाव में गया था। दूसरी बात, आपके प्रश्न पे मैं आ जाता हूं कि आपने कहा राष्ट्रीय लोकदल ने क्या सहारा दिया एनडीए को। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अपना प्रभाव मजबूती से रखते हैं, बाकी हम प्रभाव रखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिम चलिए रोहित जी फिर आएंगे आपके पास। आलोक वर्मा जी, अच्छा बात कंप्लीट करिए जी।
हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सीट वाइज बताता हूँ मैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां जहां एनडीए जीता है, बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, जहां जहां माननीय जयंत चौधरी जी के कदम पड़े, वहां वहां एनडीए जीत के आया है। और वहीं पे पूर्वांचल की अगर हम बात कर लें तो हमारे सहयोगी उतना अच्छा नहीं कर पाए जो एनडीए के सहयोगी थे। ठीक है रोहित बाबू, आते हैं दोबारा आते हैं। ठीक है, अब रुक जाओ। नहीं ठीक है भाई, पूर्वांचल वालों ने तो लुटिया ही डुबो दी, सबसे ज्यादा बोलते थे, उनने लुटिया डुबो दी। और समाजवादी पार्टी को जरूर अपनी सीट से ज्यादा प्रसन्नता इस बात में हुई होगी कि चलो इनकी सबकी लुटिया डूब गई जो बवाल काट रहे थे, क्योंकि वो उसमें जो सबसे मुखर थे वो तो सपा के एलआई थे 2022 में। तो समाजवादी पार्टी को लगा होगा कि चलो इनका व्यवस्था हो गई, ये अच्छा है, बाकी तो ठीक है। आलोक वर्मा जी, एक नैरेटिव विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है कि ये सरकार भाजपा की नहीं है, मोदी की नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और बंधी सी सरकार है और फंसी सी सरकार है। मतलब अभी सरकार को शपथ लिए 24 घंटा नहीं हुआ और विपक्ष ने ये सत्यनारायण कथा की तरह से इसका वाचन शुरू कर दिया। बोले कैसी सरकार? बोले ये तो फंसी सरकार है, दबी सी सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की नहीं है, मोदी की नहीं है। इस नैरेटिव से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि ये नैरेटिव तो खतरनाक है। आलोक जी, भाई किसको इनकार है कि एनडीए की सरकार नहीं है? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए को जो है साफ बहुमत मिला है और मोदी जी के नेतृत्व में हम सबसे बड़े भाई के तौर पे हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मोदी जी ने भी साफ कहा है कि सबको साथ लेकर के चलना है, सबके साथ लेकर के आगे बढ़ना है। देश के लिए 100 दिनों का उन्होंने एजेंडा रखा है, जिनको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या प्लान करते हैं। आज मैं सुन रहा था, मोदी जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा साफ कि एक लक्ष्य लेकर के आप चलते हैं, उस लक्ष्य को पूरा करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें वैल्यू एडिशन आप क्या करते हैं। तो उनकी जिस तरीके की उम्मीद अपने मंत्रिमंडल से है वो साफ जग जाहिर है। देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, छुपी बात है नहीं। हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है, हम उस बड़े लक्ष्य को पार करेंगे, अपने सहयोगी साथियों के साथ करेंगे, एनडीए के साथियों के साथ करेंगे, जिन लोगों के साथ मिलकर के 543 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, चुनाव लड़ा था और हमें फतेह दिलाई, उनके साथ हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे, देश को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये इनके मन में थोड़ा सा लड्डू फूट रहा है, ये सोच रहे हैं कुछ पुरानी वाली दशा आ जाए, सरकार कहीं गिर जाए तो कुछ रास्ता बन जाए, लेकिन इनको पता नहीं है कि चीजें बहुत कुछ बदल गई। मोदी जी का अपना एक ऑरा है और पिछले 10 सालों में किस तरीके से गठबंधन की सरकार चलाई जाती है ये मोदी जी ने दिखा दिया है। हमें जरूरत तो नहीं थी ना विपक्ष की, इससे पहले भी तो हम गठबंधन की सरकार चला रहे थे, सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे थे। अब यह है कि और थोड़ा सा गठबंधन हमारा और विस्तृत हो गया है, और साथी चले आए हैं और लोगों ने मिलकर के हमारा साथ दिया है। हम चलेंगे, 5 साल ये सरकार पूरा करेगी और जो लक्ष्य लेकर के चले हैं, देश को जिस मुकाम पर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के मोदी जी चले हैं, मुझे लगता है कि एनडीए के सारे साथियों के साथ मिलकर के वो लक्ष्य पूरा करेंगे। जी अरविंद जी, तिलक जी, आपके पास हम एक नया सवाल लूं, लेकिन उससे पहले एक बात याद आ गई। अभी मैं देख रहा था कि सागरिका घोष, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य, उन्होंने कहा कि कल यानी शपथ ग्रहण के समय 7 बजे से और 9:30 बजे तक ममता बनर्जी ने बत्ती नहीं जलाई, अंधेरे में बैठी रही। पूछा क्यों दीदी, अंधेरे में क्यों? बोले नहीं, हम मोदी के खिलाफ हैं इसलिए। बताइए, ये हालत हो गई। अरे मोदी के खिलाफ तो बत्ती क्यों बंद कर दी भाई? दीदी बत्ती तो जलने दो। लोकतंत्र में बत्ती तो जनता जलाती बुझाती है मित्र। आप अपने घर की में डबल लाइट लगवा लो तो उससे सीटें नहीं बढ़ जाएंगी, और बिल्कुल अंधेरा कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अरविंद जयतिलक जी, एक मैं कांग्रेस की खुशफहमी जो देख रहा हूं उसको कुछ उस टाइप का सेंस मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन को, कि उनको लग रहा है कि वाजपेयी जी जैसी सरकार हो गई। शायद याद नहीं होगा, क्योंकि पुरानी चीजें स्मृति में कई बार डिलीट हो जाती हैं। वाजपेयी जी की सरकार 182 भाजपा पर थी,
उनको 90 सांसद की व्यवस्था करनी पड़ी थी। कितना? 90। मोदी जी को करनी पड़ी केवल 32। तो इसकी तुलना और ये सुख लेना जो कांग्रेस ले रही है, लग रहा उसको कि ना गुरु अब तो फंस गए। कुल 32 का ही मसला है। वाजपेयी जी के समय जैसा तो नहीं कि 90 सीटें चाहिए। अरविंद जी। अमिताभ जी, अभी आपने ममता बनर्जी की बात की तो अचानक हमें याद आ गया, 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड का राजा था किंग कैन्यूट। वो अपना ताज जो है समंदर के लहरों के सामने रख देता था और कहता था कि मैं इसको रोक दूंगा, और जब तक डूब नहीं गया तब तक जो है वो वहां से हटा नहीं। तो ये इस तरह की कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने बात की वाजपेयी जी की। देखिए, जो मौजूदा जो समय है वो परिस्थितियां नहीं है। आज की तारीख में मोदी जी 2014 और 2019 का जिस शानदार तरीके से शासन कर चुके हैं, सहयोगी दल भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके नाम पर जो है हम चाहें तो अपनी भी बैतरणी पार कर सकते हैं। तो वो परिस्थितियां नहीं है। 2004 में कांग्रेस तो 145 सीट पाई थी ना, केवल 7 सीट बीजेपी से अधिक 138 पाई थी, और ये लोग 145 पाए। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार नहीं चलाए क्या? 2009 में 206 सीटें पाए, 272 से बहुत पीछे। क्या सरकार नहीं चलाए? आज तो मैं 32 को भी माइनस करता हूं, केवल 8 सीट कम पड़ रही है। वो कहा तो यह भी जा रहा है कि नेपथ्य में भारतीय जनता पार्टी ने उसका इंतजाम करके रखा है कि कल जो है अगर सहयोगी जो आंख दिखाएंगे तो किस तरह से उससे निपटा जा सकता है। तो ये मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस चाहे धारणा जो कुछ भी बना है, लेकिन आज ही देखिए ना किस तरह प्रधानमंत्री जी अभी अब अपने ऑफिस में बैठे और जो है 9 करोड़ किसानों के लिए जो है 20,000 करोड़ का जो है किसान सम्मान निधि जारी किया कैबिनेट की मीटिंग से पहले। क्या ये रेखांकित नहीं करता है कि उसी हनक और दमक के साथ वो शासन चलाएंगे? कांग्रेस 1 महीना 2 महीना छटपटाएगी और उससे कुछ अधिक उसका होने जाने वाला नहीं है। उसके बाद जो है विधानसभा के चुनाव है, उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, बहस विमर्श जो है कांग्रेस उस पर टिकेगी। अभी तो सवाल ये भी उठता है ना कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, क्या कहीं कांग्रेस उनको बांधे रखने के लिए तो ये नैरेटिव नहीं फैला रही है? क्या पता जी उसी में से कुछ टूट फूट हो जाए। तो इस चीज का भी तो कम से कम ख्याल रखना होगा। जी कपिल जी, अरविंद जी पुराने व्यक्ति हैं, अनुभवी है। वो कह रहे हैं कि ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि जैसे होता है ना कि भाई गाड़ी में टंकी फुल करा ली और एक कट्टी में 20 लीटर डीजल भरवा के रख लिया कि मान लो कहीं कुछ ऊंचा नहीं तो ये काम आ जाए। वो कह रहे कि बाकी की भी व्यवस्था हो गई है कि अगर इस गाड़ी से कोई उतराए तो तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू हो जाए। अमिताभ जी, वो पुराने चावल हैं जी, एकदम फरहर बनते हैं। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीट तो पाई है और उसे पूरा करने में अपने लोगों को विलय कर लेने में कोई समय नहीं लगेगा। ये तो सत्यता है जी। शिवसेना के साथ हो चुका है, एनसीपी के साथ हो चुका है, रूठे हुए वो आपके जो पंजाब के अकाली दल थे वो देखिए उनके लिए अकाली ही हो गया। अब जो ये छोटे छोटे लोग हैं जो 2-2 सीटें लेकर के पहुंचे हुए हैं, उनका कल हो सकता है विलय हो जाए। कोई आंख दिखाएगा तो इधर विलय हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन को कतई जरूरत नहीं है सत्ता चलाने की, क्योंकि हमारा जो गणित है वो हमको विपक्ष में बैठने के लिए। हाँ, ये 100 दिन का टारगेट रखेंगे और हम उस 100 दिन के टारगेट पे पूछेंगे भाई इसका तो पावर हमें जनता ने दिया है। एक मिनट कपिल जी, ममता जी तो अभी कल कह रही थी कि भाई कौन कह रहा है नीतीश और नायडू उधर है, वो हमारे दोस्त है, वक्त पर आ जाएंगे। और आप कह रहे हो कि कतई चलाने की सरकार बनाने के प्रयास की जरूरत नहीं, हमारे लिए मैंडेट विपक्ष का है। और ममता जी कह रही कि वो तो अपने ही लोग हैं उधर, दोनों आ जाएंगे वक्त पर। तो इसमें दिक्कत क्या है? वो अपने ही तो है ही, कहां अलग है? कहां अलग है ये बताइए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, भारतीय जनता पार्टी कह दे कि हम नहीं देंगे, उन्हें कह दे उनको विशेष पैकेज नहीं देंगे, कह दे कि एनआरसी और सीए ये सब लागू होगा, कर दे कि जो है कॉमन सिविल कोड हम लगाएंगे, सबसे पहला ही ये 100 दिन में रख लें।
ठीक, कपिल जी रुके, मैं एक मिनट मैं आलोक जी के पास चलूंगा। मैं इस बिंदु की प्रतीक्षा कर रहा था, रोहित भाई आपके पास भी आऊंगा। ये मैं इस बिंदु की प्रतीक्षा कर रहा था और कपिल जी ने वो बात कही थी, 10 दिन बाद से भाजपा को कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन, आलोक जी, रोज एक चुनौती देगा। एनआरसी लागू करो, कॉमन सिविल कोड लाओ, काशी बनाओ, मथुरा बनाओ। जो भाजपा पहले करती तो ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते, वो सब ये कहेंगे हमें जाना मथुरा पूजा करने, वहां मंदिर बनाओ, ईदगाह मस्जिद हटाओ, क्या हिम्मत है तो हटाओ टाइप का। जैसे देखिए कपिल जी ने क्या कहा, कहा घुमा के लाए, बोले हिम्मत है तो मुस्लिम आरक्षण मना कर दे। मैं जानता था कि गाड़ी यहां फंसेगी। आलोक जी। अमिताभ भाई स्वागत है, इस्तकबाल है जी। लोकतंत्र के मायने यही होते हैं कि विपक्ष का स्वागत है, विपक्ष मजबूत रहेगा, विपक्ष अपनी बात कहेगा, देश हित में अगर बात मजबूत और हल्का नहीं बता रहा, मैं चकन्नस रहेगी। देश चलाने की, अमिताभ भाई, देश चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, देश चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। जनता ने हमें 5 साल का वक्त दिया है, देश के लिए जो जरूरी होगा साथ मिलकर के तय कर लेंगे, बैठ लेंगे, किन मुद्दों पे कब आगे बढ़ना है ये भी तय हो जाएगा और उस लक्ष्य के हिसाब से 5 साल में हम पूरा करेंगे ना। देश के लिए जो चीज जरूरी है वो पूरी होगी, उसमें कहीं कोई किसी के मन में किंचित भर भी ख्याल नहीं आना चाहिए। और साथ मिलकर के एनडीए के साथ मिलकर के, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएंगे और देश को विकसित राष्ट्र में शुमार करेंगे। ये हमारी संकल्पना है और ये संकल्पना पूरी होगी। तो मुझे लगता है कि जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये टूटेगा वो आएगा, अब हमारी सरकार बनेगी तब हमारी सरकार बनेगी, हम जग रहे हैं, हम सो रहे हैं, उनको तोड़ के ला रहे हैं, झगड़े का इंतजार कर रहे हैं, उनका 5 साल का वक्त निकल जाएगा और उनके मन मुताबिक कुछ नहीं होगा। अमिताभ भाई ये लिख करके आप रख लीजिए। ठीक, आ रहे कपिल आ रहे, लेकिन मुझे लगता है ये जो मेरी समझ कहती है, गलत सही तो ईश्वर जाने, कि जैसे पहले भाजपा ये गैर भाजपा दलों ने 30 साल एक ही मंत्र जपा, बोले रामलला हम आएंगे मंदिर, समय नहीं, टाइम नहीं बताएंगे क्या, और जब मंदिर बन गया तो चुप उधर मुंह कर लिया, क्या चुप्पी साध ली, बोले अब ना बोलना ना। 30 साल गदर कर दिया विपक्षी दलों ने, क्या ज्योति बसु भी पूछते थे कि मंदिर की तारीख नहीं बताई, बताओ ज्योति दादा से क्या लेन देना था भाई, वो तो कम्युनिस्ट थे, हैं? बाकी सब पूछते थे कि मंदिर नहीं बनाओ, झूठ बोल रहे। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि एनआरसी की चिंता विपक्ष को हो जाएगी भाजपा से ज्यादा, कि भाई जैसे एनआरसी लागू नहीं हो रही तो रोटी नहीं पच रही। बोले काशी में ज्ञान वापी में कब कार्यक्रम शुरू होगा ये बताओ, और मथुरा में कब फावड़ा लगेगा ये बताओ, है? आपको पूजा करने जाना है? नहीं जाना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहे बवाल तो अच्छा ही है। खैर कपिल जी क्या कहना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं रोहित जी इसके पास जाऊंगा। जी सर, हम पूरी बात कह नहीं पाए थे, तब तक आप आलोक जी के पास चले गए। देखिए, हमने पहले से ही आपको ये बात कहा कि समाजवादी पार्टी का विजन है कि हमको जनता ने जिस ताकत पे बैठाया है हमें वही करना चाहिए जो जनता हमसे कराना चाहिए। अभी हमारे पास 2027 का एक बड़ा लक्ष्य है और समाजवादी पार्टी 2019 से, हमने इससे पहले जब आपका डिस्कशन हुआ था उसमें भी एकदम साफगोई से अपनी बात को रखा था कि समाजवादी पार्टी ने 2019 से ही ये प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कौन सिफर से हीरो हो जाएगा, कौन हीरो से सिफर हो जाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन बावजूद उसके सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति यही कहती है कि देश का मुद्दा बड़ा है, अगर देश हित में काम हो तो सकारात्मक भूमिका विपक्ष की निभाइए, अन्यथा प्रश्न तो खड़ा करते ही रहिए, इसमें कहां दो रहा है, प्रश्न तो हम खड़ा करेंगे। और हम 2027 के लिए अपने उन मुद्दों से नहीं डिगेंगे और कोई भी आस्थावान मुद्दा नहीं उठाएंगे जब तक कि भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रतिवाद है। जी ठीक। रोहित अग्रवाल जी, एक तो अभी 8 या 9 जगह बाई इलेक्शन होना यूपी में, क्या तो वहां भी एक छोटा इम्तिहान तो हो ही जाएगा? नहीं, मंथली टेस्ट तो समझ ही लो, हाफ ईयरली ना सही।
और मान लीजिए ऐसा लग रहा हो आप लोगों के वही समाजवादी वाले तो कम जीत गए क्या, तो 8-9 सीटों का अभी बाई इलेक्शन होना है, वहां तराजू लगेगा, बैठ के देख लेना कौन कहां खड़ा है, स्वाभाविक है। और उसके थोड़े समय बाद 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा और आरएलडी अभी चलेंगे साथ, क्योंकि जयंत जी यहाँ केंद्र में भी मंत्री बन गए। तो केजरीवाल जैसा मामला नहीं है कि आचार संहिता हटी, उनने कहा कांग्रेस के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक खत्म, टाटा बाय बाय खटाक। एक बड़ी चुनौती, चूंकि मोराल जो है ना वो अपबीट नहीं है उत्तर प्रदेश में आपका, आपसे मतलब आपके गठबंधन का, आपका और भाजपा का मिला के 14 और 19 दोनों आंकड़े, किसी भी आंकड़े को ले, 14 छोड़ दीजिए 19 का भी ले ले तो भी 19 से आधे हो गए नहीं रोहित जी? देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र के अंदर अगर किसी को गलतफहमी हो जाए कि वही सर्वे सर्वा है तो गलतफहमी टूटती रहनी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है, लोकतंत्र के अंदर एक खूबसूरती होती है। और जब ये गलतफहमी टूटती है तो जो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा होता है, उस कमियों पे ध्यान जाने लगता है और कहीं ना कहीं वो मजबूती में तब्दील होती है। तो अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, 8-9 सीटों के ऊपर अभी उपचुनाव होगा, अभी हरियाणा का चुनाव होगा, अभी दिल्ली का चुनाव होगा, ये साल भर के अंदर ही है। तो अभी सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी, कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी ना है। कपीश जी को बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है और इनको भी बहुत ज्यादा गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब गलतफहमियां अभी आने वाले चुनाव में सब दूर हो जाएंगी और 2027 में बची कुछ गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो स्थिति ये है कि ठीक है, हम मानते हैं कि ये एनडीए की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झटका लगा है, पर ये लोकतंत्र में झटके लगना कई बार बहुत फलदायक हो जाते हैं। ये झटके, ये गलतफहमियां दूर होती रहें तो लोकतंत्र के अंदर हम भी 10 साल विपक्ष में रहे, हमारी भी गलतफहमियां दूर हो गई कि हमको लगा कि नहीं बागपत तो हम अजर अमर हैं, तो वहां पे हम भी हारे, चौधरी अजीत सिंह जी भी हारे, माननीय जयंत चौधरी जी भी हारे। तो उससे आज स्थिति ये हुई कि हमने एक अपने 40 साल पुराने कार्यकर्ता को लड़ाया, वो भी जीत के आए, क्योंकि वो गलतफहमी हमारी दूर हुई और हमने कहीं ना कहीं जनता से अपना संवाद पुनः कायम करने का काम किया। तो ये कंफ्यूज्ड लोग हैं, इन्होंने जनता को ठगने का काम किया था। अब तो जनता इनसे पूछ रही है, अभी तो वो एक चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें पता चला है कि इन्होंने कहा था 8500 रुपए हम देंगे, उसके अंदर इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया सरकार बनेगी तो देंगे, और बाकी इन्होंने जश्न वैसा ही बनाया है कि सर ये जीत के आ गए पूरी तरीके से। तो 8500 वाला मामला भी हम लोग उठाएंगे भाई, ये खाली थोड़ी ना उठाएंगे, और वो जो 1 लाख रुपए वाला मामला है वो भी हम लोग उठाएंगे भाई, खाली यही थोड़ी ना, इनके पास ही थोड़ी ना ऊपर वाले ने जबान दी है भाई, ये विपक्ष में है, इनको सवाल पूछने का पूरा हक है। पर हम भी सत्ता में है, हम भी पूछेंगे भैया, ये धोखाधड़ी जो करके जनता से वोट ले आए हो, जनता को आपने बताया था संविधान खत्म हो जाएगा, देश के अंदर पुनः चुनाव नहीं होगा, तब तो देश के अंदर पुनः चुनाव भी होंगे, संविधान भी खत्म नहीं हुआ, आरक्षण भी खत्म नहीं हुआ। तो ये जो आपने गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, तो काट की आंधी बार बार तो चढ़ती नहीं है, वो तो एक ही बार चढ़ती है, वो तो आपने चढ़ा दी। अब अगले चुनाव में कौन सा नैरेटिव सेट करोगे महाराज? अगले चुनाव के लिए तो आपके पास कोई नैरेटिव बचा नहीं है। अब तो स्थिति ये हो गई, कपिल श्रीवास्तव के हाथ में कलावा भी दिखाई पड़ने लग गया है। जो लोगों को भगवान से दिक्कत थी, भगवान राम से दिक्कत थी, अब उनके हाथों में कलावा दिखाई पड़ने लग गया है। तो ये तो शुभ संकेत है, ये तो शुभ संकेत है कि जिन्होंने कहा चमत्कार की उम्मीद की और उन्होंने भगवान राम का नाम लेने तक से उनको तकलीफ होती थी, तो शुभ संकेत है कि अगर उनके हाथ में कलावा दिखाई पड़ने लग गया। 0.0% की आपको धर्म की जानकारी होगी, इस बात की गारंटी कह रहे हैं, इसलिए आपका चलिए ये तो अच्छी बात है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं भाई, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, करना चाहते हो आज, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों को इस देश के और लोगों के मसले पर बहुत पहले से समझा रहे थे देश के मसले का सवाल ये है, देश के मसले का सवाल ये है, सुन लो सुनो सुनो, देश के मसले का सवाल ये है, सुन तो लो भैया मेरे, आपने कह लिया ना, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अरे रोहित भाई सुन लो, बोला
बोला ही नहीं जाता है, खाली सुना भी जाता है। सत्ता में आ गए हो तो एरिगेंट मत बनो, दो ही की हैसियत आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, और बाकी जगह पर आप जहाँ जहाँ नहीं कहते इस बार चले जाना, आपको वो भी मकसद पूरा हो जाएगा। हम तो जनता को अपनी जीत के लिए सब कुछ देते हैं, आप जो है आप खन्नी को दे रहे हैं जीत का शुमार। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोको। साजा, जब मोदी जी एनडीए के नेता चुने गए, अरविंद भाई आपके पास आ रहा हूं, तो उस बैठक में जयंत चौधरी फर्स्ट रो सेकंड रो में बैठे थे, मंच पर नहीं थे। तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी की शिराओं में अचानक से रक्त का प्रवाह तेज हो गया। क्या बोले, गुरु अब की आया है मुद्दा, दे दबादब, किसान का अपमान, चरण सिंह जी का अपमान, अजीत सिंह का अपमान, जयंत चौधरी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुझे लगा कि हिमालय कहीं भरभरा गिर न पड़े, क्या और गंगा न सूख जाए, इतना बवाल काट दिया हमारे सपा के दोस्तों ने। क्या लगा इनको इतनी मोहब्बत अखिलेश जी से नहीं जितनी जयंत से है। जयंत के सम्मान के लिए लगा पूरी समाजवादी पार्टी आ गई। कल जयंत चौधरी को बना दिया एमओ से इंडिपेंडेंट चार्ज। अब क्या करें, तू डाल में पात, चूंकि भाजपा वाले भी समझ रहे थे कि जयंत से मोहब्बत कैसी है। अरविंद जी, मैं वही बात कह रहा हूं, तो जिसको पॉलिटिकल चकल्लस कहते हैं, राजनीतिक चकल्लस कहते हैं, मुझे लग रहा है उसका दौर अब शुरू होगा। जैसे मोदी जी इलेक्शन में मुस्लिम आरक्षण पर जब बोलते थे तो इंडिया गठबंधन के लोग कहते थे कि भाई मुस्लिम पर क्यों बोल रहे हो, होनोलुलु बोलो, जापान पे बोलो, मुस्लिम आरक्षण पर ना बोलो। लेकिन मोदी जी मानते नहीं थे, मुस्लिम आरक्षण बोल रहे थे। अब भाजपा वाले उस पर नहीं बोलना चाहते, तो पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा मुस्लिम आरक्षण का क्या होगा, ये बताओ। क्योंकि चंद्रबाबू की पार्टी के मैनिफेस्टो में वो विषय है, और चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि हम वो मुस्लिम रिजर्वेशन लागू रखेंगे। तो मुझे लगा कि सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को वो विषय ओआरएस का घोल लग रहा है, क्या कि एकदम शरीर में ऊर्जा आ गई। अरविंद जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो वही बात हुई अमिताभ जी, जैसे विधानसभा में योगी जी को उकसा करके जो माटी में मिला देने वाली बात हुई थी, और बाद में जो तहमत बढ़ा गया कि अखिलेश जी अगर ऐसा नहीं कहे होते तो शायद अतिक की जान नहीं जाती। अभी कपिश भाई बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और ज्ञानी भी हैं, और वो कह भी रहे थे कि वो जो है चंद्रबाबू नायडू को अगर वो 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं तो भाजपा क्यों कर रही है, यूसीसी एनआरसी की बात क्यों कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है उस चीज को सामने ला करके भाजपा को बैक फुट पर ढकेलने की बात ये कह रहे हैं कि देखिए भाजपा में वो हिम्मत नहीं है। मोदी सरकार जो 19 की थी, 14 की थी, आज उसमें हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है, तो कम से कम कुछ दिन कपिश भाई करिए, अभी उतने हल्के में मत लीजिए। मोदी जी की वो पूंजी है, वो जो कहते हैं वो शासन करने की उनकी जो कला है, उसी के बल पे जो है आज वो तीसरी बार चुन करके आए हैं। तो ये मान के चलिए कि उन्होंने जो कहा है उसको करेंगे, चाहे इनकी सरकार से सहयोगी दल हट जाए या रहे, उस पर बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखिए कि महाराष्ट्र का ऊंट करवट किस करवट बैठता है, कैसी तासीर बनती है महाराष्ट्र की। जो शिवसेना और संजय राउत जो आज दिन रात जो है आईना दिखा रहे हैं, देखिएगा घुलटिया मारते हुए नजर आएंगे। तब फिर पता चलेगा कि वही लोग मांग करेंगे कि क्यों नहीं एनआरसी लागू हुआ, क्यों नहीं यूसीसी लागू हुआ। भारतीय राजनीतिक दलों को क्या हम लोग क्या कम से कम 25-30 साल से तो देख ही रहे हैं। कम से कम इतना तो बता दीजिए तिलक जी, इतना बता दीजिए कि अगर आप कह रहे हैं सब हट जाएं उनके साथ वाले, तो फिर ये कहां से 32 सीट ले आएंगे, ये बता दो। या तो कह दीजिए कि ये छोटी मोटी जितनी दलें हैं इनका विलय कर लेंगे, क्योंकि वो तोड़ फोड़ में माहिर है। सीधी बात कहिए ना कपिश भाई, अगर दबी बिल्ली चूहों से कान उतरवाती है तो उसकी मजबूरी होती है, उसको उधार करनी होती है। मोदी जी को पता भी नहीं चलेगा, ये तो सत्ता है, इस बात को मानिए। वो गिव एंड टेक की यह राजनीति होती है देश में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको याद होगा जब अभी जो है अमिताभ जी याद दिलाए कि जब आप 34 सीट जीत करके सोनिया गांधी के पास अमर सिंह और मुलायम सिंह गए थे, क्या उसका मूल्य था? उसका मूल्य 0 था।
उसका मूल्य कोई उसका मतलब नहीं रहा। मुलायम सिंह यादव जी 34-35 सीट लेकर के गए, उसका क्या मतलब था? देखिए, जरूरत के हिसाब से ही दोस्त बनाए जाते हैं, जरूरत के हिसाब से निपटाए भी जाते हैं। तो इस चीज को जो है आप इग्नोर मत करिए। आप आगे देखिए होता है क्या कपिल भाई। समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्ट बात कह रही है कि इन दोनों में से किसी न किसी को अपना एक सीट छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो मोदी जी तोड़ने में पारंगत है। जयंत जी की दोनों सीटें कब अंदर चली जाएंगी इनको पता, और भनक तक नहीं लगेगी इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। आप ही के 5-7 विधायक जो है कब भनक आपको लगा चले गए भाजपा में के साथ, तो ये तो आपके साथ में दुर्घटना घटी है। हम तो इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है, हम तो इसीलिए कह रहे कि वो करे हम वो जो है किसी भी नाव के नहीं रहे, ये भी आपको बता रहे, जल्दी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अरविंद भाई रुकिए, अरविंद जी, कपिल जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मैं आलोक वर्मा के पास चलूंगा। लेकिन एक बात कहूं, ऐसा नैरेटिव मत बनाइए। कपिल जी सुन लीजिए, अच्छी बात है, आगे काम आएगी, अभी तो ये विषय चलते रहेंगे 5 साल। भारत के सबसे मनमोहन सिंह से भी ज्यादा मौन रहने वाले थे नरसिंह राव। मुझे उनका प्रधानमंत्री तो काल कवर करने का अवसर मिला एक पत्रकार के नाते। मोदी जी तो बहुत प्रोएक्टिव हैं, राव साहब तो राव साहब ने, उनने अल्पमत की सरकार में शपथ ली थी कपिश बाबू, और जब कार्यकाल खत्म किया तो भगवान का नाम लेके पूर्ण बहुमत में तब्दील कर लिया था बिना चुनाव। वो रामनगरिया से लाए थे बहुमत, रामनगरिया से लाए थे। हमको याद है अजीत सिंह की पार्टी उन्होंने कैसे तोड़ी थी, राम लखन यादव, हमको याद है ना, जेएमएम कैसे तोड़ा था, एक उदाहरण है। वो क्या उदासीन संप्रदाय से थे? नहीं ना, खड़खड़िया बाबा तो थे नहीं। जब राव जैसा आदमी तोड़फोड़ करके अपनी व्यवस्था पूरी कर लिया, जिनके बारे में लोग कहते थे मौनी है, तो फिर दूसरा भी कर लेगा, उसमें कौन सी समस्या। और मुझे बताइए कौन से राज्य में कोशिश नहीं हुई, कौन से केंद्र, किस केंद्र में कोशिश नहीं हुई। अब चंद्रशेखर जैसी स्थिति हो जाए या चरण सिंह जैसी स्थिति हो जाए कि 40 MP हैं तो क्या तोड़ेंगे क्या फोड़ेंगे, फिर तो इस्तीफे देना पड़ेगा। और एक बड़ी बुनियादी बात है, इंडिया गठबंधन को कोई टिप्पणी करने से पहले उस बात को ध्यान रखना चाहिए। 1984 के बाद से, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, 1984 के चुनाव के बाद से, वो चुनाव भी एक्सेप्शन है, के बाद से 2024 तक 40 वर्षों में, अरविंद जी नई बात है, 40 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के, कांग्रेस ने कभी 272 का आंकड़ा चिमटे से भी नहीं छुआ। क्या? और सरकार तो चलाई 15 साल, 10 साल मनमोहन सिंह और 5 साल नरसिंह राव जी। 272 तो देखे ही नहीं कांग्रेस ने। वो तो 100 के अंदर सरकार बनाए, अरे मतलब 200 के अंदर, और बनाए, मुंह ताव देके चलाए भी। जाने कितने छोटे बड़े दल लहूलुहान हो गए थे राव साहब के बुलडोजर में। अजीत सिंह जी तब तक सेटिंग ही बैठालते रहे, तब तक उनकी पार्टी टूट गई। ये तो हुआ, इसमें क्या बोले। खैर आलोक जी, कपिश जी कह रहे हैं कि भैया अगर कोई जाएगा तो कब कौन सी पार्टी अंदर आ जाए, भाजपा में विलय कर जाए, कुछ नहीं कह सकते। आपका खौफ तो है इसका मतलब, आलोक जी। आलोक वर्मा, आलोक जी लगता है कुछ, देखिए भाई आलोक वर्मा जुड़े तो बताइए। रोहित अग्रवाल जी, अच्छा इतना खौफ क्यों है भाजपा को लेके विपक्षी दलों में?
वो चाहते तो है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू चले जाए, सरकार संकट में फंस जाए, लेकिन फिर उनको आज ये भी कहते हैं कि नहीं ये फंसेंगे नहीं, ये तो सब व्यवस्था कर लेंगे। नहीं देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र के अंदर खौफ होना विपक्ष को अच्छी बात है। विपक्ष हमेशा अगर इसी तरीके से डरा हुआ रहेगा तो वो विपक्ष में ही रहेगा। और जिस तरीके का जश्न इन्होंने बनाया, अब तो जनता भी समझ गई है कि इनको विपक्ष में ही रहना है। ये चाहते हैं कि विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहने के बाद भी ये जश्न मनाते हैं। इनको तो नंबर चाहिए ही नहीं। दूसरी बात, आजकल एक समाजवादी पार्टी की पदपाठी हो गई है कि वो हमारी पार्टी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं छोटी सी पार्टी, छोटी सी पार्टी। मैं आपको बता दूं मित्र, ये छोटी सी पार्टी नहीं है, ये वही पार्टी है जिसने आपके नेता मुलायम सिंह जी को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बना दिया था। तो इसलिए कृपया करके ना हमारी पार्टी के ऊपर इस तरीके की टीका टिप्पणी मत किया करिए, क्योंकि हमारी पार्टी ना होती तो आज शायद अखिलेश यादव ना होते दुनिया में। क्योंकि आपको भी पता है और अमिताभ जी आपको बेहतर बता देंगे कि जब मुलायम सिंह जी रोते हुए आए थे चौधरी चरण सिंह जी के पास कि मेरी जान बचा लो वरना ये कांग्रेस वाले मुझे मरवा देंगे, तब चौधरी चरण सिंह जी ने उनको अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना के उनकी जान बचाने का काम किया था। अगर वो जान उस समय ना बचाई होती तो अखिलेश यादव जी आज इस धरती पे ना होते। तो इसलिए कृपया करके हमारी पार्टी के ऊपर अपशब्द कहने से पहले ये समझ लिया करिए कि ये वही पार्टी है जिससे आपकी पार्टी की उत्पत्ति नहीं हुई है। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी की नीतियों के ऊपर उत्पन्न हुई थी, परंतु चौधरी चरण सिंह भाजपा की लाठी खा करके नहीं गए मंत्री बनने। आपने ही अरे जयंत चौधरी तो लखोरे ही करके गए हैं। अरे भाई जयंत चौधरी तो लखोरे ही करके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डंडों से मारा, डंडों से मारा जयंत चौधरी को, डंडे डंडे पहले आपका साथ छोड़ के गए हैं। 2022 में आपने हमारे निरंतर इसी भाजपा की आपका साथ नहीं छोड़ा, जयंत चौधरी आपका साथ नहीं छोड़ा, परंतु जयंत चौधरी डंडा खाए थे कि नहीं भाजपा करने का काम किया। अरे भाई ये बताइए ना कि लखोरई क्यों किए थे? डंडा कौन खाया था भाजपा का? और भाजपा के तलवे कौन क्या है? ठीक एक मिनट रुके कपिल जी, एक मिनट रुके। आलोक जी की बात करो, समय कम है। कपिल जी ने एक बात याद दिलाई कि डंडा खाए थे जयंत, मैं भी चौंका और उन्होंने कहा भाजपा के डंडे खाए थे, मुझे लगा पुलिस के खाए होंगे। अगर कपिल जी की बात ही मान लें कि पुलिस जो डंडे मारती है वो पार्टी के ही माने जाएंगे जो पार्टी सत्ता में है, तो मैं कपिल जी को याद दिलाऊं मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, रामगोपाल जी नहीं लेकिन शिवपाल यादव हैं, और समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो बड़े नेता हैं, कुछ तो रहे नहीं, मोहन सिंह और तमाम लोग, जनेश्वर जी, ये सब डंडा खाए उसमें 77 में 75 में इमरजेंसी में। लालू यादव डंडा खाए ना सब। आज कांग्रेस की पालकी उठा रहे कि नहीं उठा रहे? उनके खिलाफ सत्ता में कब गए हम? अरे भाई इससे ज्यादा डंडा और किसने किसको मारा? बाप मर गया, अम्मा मर गई, पेरोल नहीं मिला इमरजेंसी में। बाप मर गया, अम्मा मर गई, पेरोल नहीं मिला कि उनको दाग दे दें। क्या सच नहीं है? आप अपनी आवाज के साथ मेरी आवाज खोल के देखिए। अमिताभ जी, मैं कह रहा हूं सत्यदेव त्रिपाठी, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, मैं इटावा के नाम गिनाई दे रहा हूं। ये लोग क्या लाठी नहीं खाए थे इंदिरा गांधी की? लेकिन आज इंदिरा गांधी के ही परिवार की जयकार कर रहे हैं ना, विषय है। खैर आलोक वर्मा जी, भाई मुझे विपक्ष की बात से ही समझ में आया, वो लोग इस बात को लेकर भयभीत है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत जुटाने में एक्सपर्ट है, और वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए नीतीश और बाबू चले भी जाएं तब भी भाजपा जादू मंत्र करके पूरा गणित पूरा कर लेगी। ये क्या जादू मंत्र है? अमिताभ भाई, हमारा गणित पूरा है। ये गठबंधन कोई बाद का गठबंधन नहीं हुआ है कि सत्ता की लालच में हमने गठबंधन बनाया। 543 में चुनाव हो रहा था, हमने साथियों को तय किया किन साथियों के साथ हम चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दक्षिण में हम किनके साथ मजबूत हो सकते हैं, पश्चिम में हम किनके साथ चले तो बेहतर रहेगा, पूरब में हम किनके साथ गठबंधन बनाए तो बेहतर रहेगा। सारे 543 सीटों पे हम लड़ने के काबिल नहीं थे, इसलिए हमने साथी चुना। आज हम बड़े भाई हैं, ठीक बात है, कुछ छोटे भाई हैं, परिवार है हमारा, एनडीए का खुद का परिवार है, हमारा गठबंधन है, साथ साथ चलेंगे, सरकार हमने बना ली है, 5 साल चलेंगे, फिक्र होने की जरूरत नहीं है। मुश्किल तो कपीस भाई के सामने आई है।
सोच रहे थे अरे कि तो काश अपनों को ही मायावती लूटते काश हैं। मायावती हमारे साथ आ गई अपनों को होती तो लूटते सरकार हैं बन गई अमिताभ जी, अपनों को होती। अब लूटते हैं। रास्ता बनाए तो क्या गैरों में अब क्या रुक जाइए दम था? कबीर भाई, अरे एक ही कबीर भाई रुक कश्ती वहीं जाइए, डूबेगी रुक जहाँ जाइए। पानी कम था। अभी अभी हमारे एक जिस साथी ने पानी में कहा, एक खाते हैं, सहयोगी उसी साथी पानी ने में बिहार के डूबते हैं। ये राजनीति बिहार को के कब सहयोगी विलय कर साथी जाएंगे की तरफ पता से नहीं आवाज चलेगा। आई, ये अरे नीतीश कुमार कबीर को कब भाई, तोड़ लेंगे अरे इनको आप पता अपनी नहीं चिंता चलेगा। कीजिए, ये टीडीपी को अपनी कब चिंता घुसेड़ कीजिए, लेंगे क्या पता पता नहीं चलेगा, चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा। ये कब एलजेपीआर को पिछली बार की तरह तोड़ लेंगे ये पता नहीं चलेगा। जरा वो देखिए हमारा गठबंधन कितना मजबूत है, जरा ये देखिए। आपने तो एलजेपीआर को तोड़ा है इन्होंने नहीं बिहार दिया में। किसी को, और नीतीश जी ने खुद कहा प्रधानमंत्री पद का लालच भी दिया किसी को, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है कबीर भाई, फिक्र मत कीजिए, फिक्र अपनी कीजिए। तो स्वीकार करना चाहिए कि ये अपनों को ही लूटते हैं, इनके में गैरों को तोड़ने का दम नहीं है। अरे साहब, आप हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं? ठीक है, रुकना होगा भाई, रुकना होगा मित्र, दोनों को रोकेंगे। कपीश जी ने कहा ये अपनों को ही तोड़ते हैं ना, ये थोड़ी गलत जानकारी है कपीश भाई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे उन दोनों की पार्टी भी टूट चुकी, वो तो आपके थे। इसलिए ये विखंडन की प्रक्रिया तो साइंस में है, खंडन विखंडन, अणु से परमाणु, तो ये राजनीति भी वैसी है। लेकिन मुझे एक बात लगती है कि कांग्रेस लेड अलायंस जो है ना, उसके लिए सत्ता अपेक्षाकृत ज्यादा दूर है। इसलिए जिसके लिए सत्ता ज्यादा दूर होती है उसके साथ समर्थन देने वाले रिस्क नहीं लेते, वो केवल उसी के साथ रिस्क लेते हैं जिसको देखते हैं कि एक हाथ सत्ता से दूर है, हम चले जाएंगे तो खट सत्ता हो जाएगी मुकम्मल। इसलिए नीतीश कुमार को कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया, ऐसा जनता दल यूनाइटेड ने कहा। कांग्रेस ने खंडन किया तो केसी त्यागी ने कहा, खंडन करने वाले इस बात का ध्यान रखें कि मेरे फोन में रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग। यानी आपने प्रधानमंत्री पद का भी प्रस्ताव दिया तो जेडीयू को आप पर भरोसा नहीं हुआ, बोले ना ये कहीं ले जाकर पटक देंगे। उनने कहा 2 मंत्री केंद्र में बने वही ठीक है, 3 बने वही ठीक है। प्रधानमंत्री के चक्कर में आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, ना जी ना राम भजो। चंद्रबाबू नायडू, हालांकि आंध्र की तो स्थिति है, वहां तो ऑल पार्टी मोदी जी का सहयोग है। जगन रेड्डी भी कल से 3-4 ट्वीट ठोक चुके हैं कि आदरणीय मोदी जी को मेरा प्रणाम पहुंचे, वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं बिल्कुल हे भावुक होकर मोदी जी को। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी कांग्रेस की ओर तो नहीं देखा। वो सजान आदमी ये भी तो देखता है कि भाई चले तो जाए, लेकिन वहां कोई व्यवस्था है क्या, और अगर मेरे जाने से भी व्यवस्था नहीं बनेगी तो क्या फायदा जाने से। और एक दूसरी बात मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी समझ ये कहती है कि जो भी राजनीतिक दल या राजनीतिक विश्लेषक ये अनुमान लगाए हैं या ये अपेक्षा लेकर चल रहे हैं कि बहुमत के संख्या के आधार पर सरकार संकट में आ जाएगी, ये मुझे नहीं लगता। मैं इससे सहमत नहीं। मेरा अपना 35 वर्ष का अनुभव ये कहता है कि जब आप 240 के अंक को खुद अपने पास अर्जित कर लेते हैं, उसके बाद 272 का मैजिकल फिगर आपके लिए बहुत दूर नहीं होता। एक इशारा अरविंद जी ने किया महाराष्ट्र के चुनाव का, और चुनाव छोड़ भी दीजिए, देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम अचानक से हुए अलग अलग प्रदेशों में, उनकी किसी को आहट थी नहीं ना, हुए ना। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिए कि नहीं पिए। शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बना सकती है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं। तो कब क्या हो जाए, कांग्रेस अगर 140 सीट भी होती तो मैं मानता कि चीजें
100 के अंदर खड़ी कांग्रेस अपनी बात में वजन नहीं पैदा कर सकती अभी नहीं, और ना उसके पास वो अथॉरिटी आ सकती है इंडिया गठबंधन में जो भाजपा के पास है, क्योंकि भाजपा के पास एक तो मोदी और दूसरा 240 का नंबर। 240 के नंबर को छोड़कर कोई 99 के अंक वाली राजनीतिक पार्टी के पास क्यों जाएगा? मैं मान भी लूं कि पैकेज भी सब देंगे, जो सरकार बनाएगा वो पैकेज भी देगा आंध्रा को, बिहार को, और कर्जा माफ करेगा, मदद करेगा, रसगुल्ला खिलाएगा, समोसा खिलाएगा, कचौड़ी खिलाएगा, ढोकला खिलाएगा, लस्सी पिलाएगा, मान भी लूं तो। लेकिन वो सत्ता में सत्ता में आ पाएगा इसकी गारंटी कौन देगा? अन्यथा क्या आप लोग सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम थी और फिर भी चंद्रबाबू और नीतीश नहीं आए? नहीं, उन लोगों ने ये देखा कि कांग्रेस हमारे जाने के बाद भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगी और रायता इतना बिखर जाएगा वहां कि आफत हो जाएगी। और जो मैंने आरंभ में एक बात कही, मानव मनोविज्ञान, अरविंद जी, हमारी कुर्सी 7 नेताओं के बाद लगे और हमारी कुर्सी दूसरे नंबर पर लगे, कौन सी अच्छी है? 7 नेताओं के पीछे क्यों बैठूंगा जब दूसरे पर बैठने की जगह मिल रही है? बताइए, है ना? इतनी अकल तो सबको होती है, तो चंद्रबाबू और नीतीश जी को हुई तो कौन सी बड़ी बात आ गई? और मुझे लगता है कि वाजपेयी जी की सरकार से सरकार की तुलना नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं, वो गठबंधन दूसरा था, ये दूसरा है। वो 182 थे भाजपा के पास सिर्फ, उसको 90 लोकसभा सदस्यों को साध कर रखना था, बांध कर सहेज कर रखना था। आज की भाजपा सशक्त है, बड़ी है और 10 साल शासन करके आई है। और जो बात कपिश जी ने जो डर बताया, वो डर ठीक है, उन्होंने डर बताया, लेकिन मैं कहता हूं कि वो वास्तविकता है आज की भारत की राजनीति की। कब कौन कहां भाजपा के साथ आके जुड़ जाएगा ये तो भाजपा भी नहीं जानती। कब किसके हृदय में प्रेम की भागीरथी प्रवाहित हो जाए अचानक से, अब वो कहे नहीं तुम्हें मेरी कसम हमारा समर्थन ले लो, कोई नहीं जानता। इसलिए अंकों के खेल में मोदी सरकार को संकट हो, मुझे नहीं लगता। और ये बात नीतीश जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं और चंद्रबाबू भी जानते हैं। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करूंगा। आलोक जी, रोहित जी, कपिश जी, अरविंद जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, खासतौर पर चंद्रबाबू और नीतीश के संदर्भ में। यूपीए पार्ट 2 चल रहा था, मुलायम सिंह जी ने एक वक्तव्य जारी किया कि सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। मैं मुलायम सिंह जी से मिला, मैंने कहा भाई जब सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है तो आप तो कांग्रेस से समर्थन वापस ले लो। तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, हमारे समर्थन वापस लेने से सरकार तो गिरेगी नहीं, वो बचा लेंगे, लेकिन हमारे लिए और मुश्किल पैदा कर देंगे। क्या? बोले सरकार के 1000 हाथ होते हैं। मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा, बोले सरकार के 1000 हाथ होते हैं तो आप क्या चाहते हो कि बुढ़ापे में है मैं समस्या में पढ़ूं? बोले मैं तो समर्थन तब वापस लूं जब मेरे गिराए गिर रही हो। मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूं, सरकार बनी रहे, तो बोले उसके बाद मेरा क्या होगा? इस मूल मंत्र को गांठ बांध लीजिए भैया कपिश जी। यही नियम चंद्रबाबू पर लागू होगा, यही नीतीश पर लागू होगा। अरविंद जी, गलत तो नहीं गा? जब आपके गिराए सरकार नहीं गिरती तो आप समर्थन वापस नहीं लेने की गलती नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए, फिर लौट रहे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी।
हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? लोकतंत्र का सौष्ठव देखिए, उसका सौंदर्य देखिए। अपने जिन कोर इश्यूज को भाजपा सरकार गठन से पहले चुनाव के दौरान उठा रही थी, तो उस पर इंडिया गठबंधन नाक बहुत सिकोड़ता था कि एनआरसी की बात क्यों करते हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात क्यों करते हैं, समान नागरिक संहिता की बात क्यों हो रही है। लेकिन आज देखिए, जब सरकार बन गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो वही विपक्षी दल ये पूछने लगे कि ये एनआरसी लागू कब करोगे। गनीमत ये है कि ये नहीं पूछ रहे कि मथुरा में मंदिर निर्माण कब शुरू करोगे। मुझे लग रहा है कि 2, 4, 6, 8 महीने सरकार को हो जाएंगे तो विपक्ष के लोग शायद ये भी पूछना शुरू कर दें। ये लोकतंत्र का आनंद है। ये वैसी स्थिति है जैसे 40 साल तक भाजपा से पूछते रहे विपक्षी दल कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताओ। और जब मंदिर बन गया तो जो लोग तारीख पूछ रहे थे भाजपा से, वो मंदिर में विराजित रामलला के विग्रह का दर्शन करने नहीं गए, अयोध्या नहीं गए। लेकिन जब तक मंदिर बना नहीं था, तब तक वो रोज पूछते थे भारतीय जनता पार्टी वालों से कि तारीख बताओ, कब बनाओगे मंदिर। वैसी स्थिति फिर दिख रही है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा। Admissions now open.